वो 272 शख्सियत जिन्होंने राहुल गांधी पर प्रहार किया था, उन्हें आतंकी समर्थक बताया था, उन्हें संविधान विरोधी बताया था, वो बुरी तरह से फंस गए हैं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, कम से कम 272 जानी मानी जो शख्सियत थी, जिनमें पूर्व पुलिस कमिश्नर्स थे, नौकरशाह थे, जजेस थे, इन तमाम लोगों ने राहुल गांधी पर प्रहार किया था। क्या कहकर? कि ये जो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं वो गलत है, चुनाव आयोग एक महान संस्था है, इस तरह की तमाम बातें उन्होंने की थी। अब ऐसा कहकर वो बुरी तरह से फंस गए। क्योंकि हुआ क्या है दोस्तों, इन लोगों ने जैसे ही अपना नाम सार्वजनिक किया और राहुल गांधी पर प्रहार किया, तो इनका इतिहास सामने आ गया है। पता यह चला है दोस्तों कि इनमें से एक संस्कारी है। सही सुना आपने, एक से एक संस्कारी। इनमें से कई करप्शन के मामलों में फंसे हैं। इन लोगों में से कई लोगों के खिलाफ इस वक्त करप्शन के केसेस चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इनमें से एक एम्बेसडर हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा। ये ऐसे एम्बेसडर हैं दोस्तों, ट्विटर के अंदर, फेसबुक के अंदर कोई भी लड़की जिसने कम कपड़े पहने हों, ये उसके नीचे अपना कमेंट जरूर करते हैं, अपनी उम्र नहीं देखते हैं। और इनके जो सारे कमेंट्स हैं वो बहुत ही संस्कारी हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये अपनी उम्र नहीं देख रहे हैं और अपने से एक चौथाई उम्र की लड़कियों पर कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं। अब उनकी बात नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग मनचले होते हैं, रंगीन मिजाज होते हैं, और वैसे भी रंगीन मिजाजी होना मेरे हिसाब से गुनाह नहीं है। मगर हां, अगर आप किसी को छेड़ें वो गुनाह है। मगर कांग्रेस ने एक एक करके उन तमाम नौकरशाहों, उन तमाम पूर्व जजेस पर सवाल उठाए हैं जो अलग अलग मामलों में फंसे हुए हैं, और मैं आपके सामने एक एक करके केस ला रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले उत्तर प्रदेश चलते हैं और यहां पर सुप्रिया सुले प्रहार कर रही हैं दीपक सिंघल पर। दीपक सिंघल जो हैं वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव हैं, और यहां पर सुप्रिया सुले कह रही हैं ये 1500 करोड़ रुपए के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में आरोपी हैं। इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी है। तो क्या दीपक सिंघल वाकई एक करप्शन के केस में फंसे हुए हैं या वो बरी हो गए हैं? यह सवाल मैंने परप्लेक्सिटी से पूछा, और परप्लेक्सिटी ने जो जवाब दिया उसमें कई ऐसे न्यूज आर्टिकल्स थे जिसमें यह पता चलता है कि दीपक सिंघल अभी भी इस मामले में फंसे हुए हैं आलोक रंजन के साथ, जो कि एक और सचिव थे उत्तर प्रदेश में। मैं आपको बतलाना चाहता हूं पूरा मामला क्या है। मैंने सवाल पूछा कि क्या वो गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में फंसे हुए हैं, तो इसका जवाब क्या दिया गया आपकी स्क्रीन पर। हां, दीपक सिंघल का नाम गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में आता है और वो इस केस में जांच के दायरे में है। सीबीआई उनकी भूमिका की जांच कर रही है। दीपक सिंघल और पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन दोनों पर इस 1500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों और फाइनेंशियल अनियमितताओं के आरोप हैं। यह प्रोजेक्ट अखिलेश यादव की सरकार के दौरान शुरू हुआ था और इसमें टेंडर, ठेके और कामकाज में भारी गड़बड़ी के आरोप लगे थे। उसी वजह से दीपक सिंघल को भी जिम्मेदार अधिकारियों में माना जा रहा है और उन्हीं आरोपों को लेकर जांच चल रही है। तो ये तो दीपक सिंघल हुए जिन्होंने राहुल गांधी के बारे में अनर्गल बातें कही थी। अब मैं आपके सामने ला रहा हूं दोस्तों एक दिलचस्प नाम, और ये चेहरा, ये है जस्टिस एस.एन. ढींगरा। एस.एन. ढींगरा साहब वो हैं जिन्होंने राहुल गांधी की सोच को एक आतंकवादी की सोच के साथ उसकी तुलना की थी। अब यहां पर सुप्रिया सुले क्या कह रही हैं, गौर फरमाया जाए। वो कहती हैं इनके ऊपर कोर्ट द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक के पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। जिस निजी कंपनी के पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर थे, वही कंपनी इनकी बेटी को 15 लाख रुपए महीने की तनख्वाह देती है, यानी कि साफ तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सरल शब्दों में कहा जाए, जिस कंपनी के ऑब्जर्वर थे उसी कंपनी में इनकी बेटी को नौकरी मिलती है। तो इस बारे में क्या जानकारी हमें मिल रही है आपके स्क्रीन पर? हां, ऐसा मामला है। आरोप यह है कि रिटायर्ड जस्टिस एस.एन. ढींगरा, जिन्हें एक प्राइवेट कंपनी में कोर्ट अपॉइंटेड ऑब्जर्वर बनाया गया था, उस कंपनी ने करीब 15.54 लाख रुपए एक ऐसी फर्म को दिए जिसमें उनकी बेटी पार्टनर है। इसी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा। कहा यह भी जाता है कि कंपनी के एक सीनियर अफसर ने इस पेमेंट पर सवाल उठाया, तो जस्टिस ढींगरा ने उसी अफसर को हटा दिया, जिसके बाद यह पूरा मामला कोर्ट में गया। ढींगरा ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि यह पेमेंट उसी अफसर के सुझाव पर दिया गया था और कंपनी सरकारी नहीं थी, इसलिए टेंडर की जरूरत नहीं है। तो यहां पर भी वो फंसे हुए हैं। इसके अलावा कई लोग हैं जिनका नाम लिया जा रहा है, और दिलचस्प बात यह है कि इन 272 जाने माने लोगों में कुछ ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, कुछ आरएसएस से जुड़े हुए हैं या आरएसएस की संस्थाओं से जुड़े हुए हैं,
उसकी चर्चा कुछ देर बाद, मगर मैं आपके सामने कुछ और नाम रखना चाहता हूं जिसका जिक्र यहां पर कांग्रेस कर रही है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है बीके सिंह। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी हैं, आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में आरोपी हैं, बजाय अपना भ्रष्टाचार की जवाब देने के राहुल गांधी के खिलाफ खत लिख रहे हैं। तो बीके सिंह की अगर बात करें तो बीके सिंह पूर्व भारतीय वन सेवा अधिकारी, मध्य प्रदेश लोकायुक्त ने इनके खिलाफ अवैध संपत्ति डीए केस दर्ज किया था। छापों में करोड़ों की संपत्ति, कैश और जमीनें निकली थी जो आय से कहीं ज्यादा थीं। तो ये हैं बीके सिंह। इसके बाद एक नाम आता है दोस्तों जिनका नाम है रमेश झालकी, जो कि पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। अगर हम रमेश झालकी की बात करें, और ये उनकी तस्वीर है दोस्तों, तो रमेश झालकी जो है, इन पर डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स यानी डीए केस और कोर्ट की अवमानना व दूसरे आरोपों की जांच चली है। इनके खिलाफ कई शिकायतें और केस दर्ज हुए हैं। अब आपकी स्क्रीन पर यह है ए के मोनप्पा। ए के मोनप्पा जो है कर्नाटक के पूर्व सचिव हैं। अगर इनकी बात करें तो इनका नाम केपीएससी परीक्षा घोटाले और बीडीए म्यूचुअल फंड घोटाले दोनों से जुड़ा हुआ है। फंड्स की गलत तरीके से हेराफेरी और कमीशन लेने जैसी बात रिपोर्ट्स में आई थी। अब आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये हैं आरएन सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। अगर हम इनकी बात करें दोस्तों तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन पर जो आरोप हैं वो कुछ इस तरह से हैं। इनके नोएडा वाले घर पर इनकम टैक्स रेड में 3 करोड़ से ज्यादा कैश और कई कीमती चीजें बरामद हुई थी। इनके घर के बेसमेंट में प्राइवेट लॉकर चल रहा था, यह बात भी सामने आई थी। यही नहीं दोस्तों, कांग्रेस इस शख्स एलवी सुब्रमण्यम पर भी आरोप लगा रही है। और कांग्रेस का क्या आरोप है, गौर फरमाया जाए। ये एलवी सुब्रमण्यम हैं, आंध्र प्रदेश में मुख्य सचिव रहे हैं। एपीआईआईसी एमआर रियल एस्टेट घोटाले में इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। भ्रष्टाचार के इस आरोपी ने राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी है। जहां तक एलवी सुब्रमण्यम साहब का सवाल है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया है। जो जानकारी मुझे है उस हिसाब से इन्हें हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। तो ये जो आरोप यहां पर सुप्रिया शनेत लगा रही हैं, इसमें थोड़ा सा झोल है, इसमें गड़बड़ी है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। तो इसका क्या अर्थ निकला? पहली बात, जो 272 लोग राहुल गांधी पर प्रहार कर रहे हैं, इनमें से कई भ्रष्टाचार के केसेस में फंसे हुए हैं और अब भी इनके खिलाफ जांच चल रही है। सरल शब्दों में, जब ये लोग काम कर रहे थे तब इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और गड़बड़ झाला किया। कम से कम ऐसा आरोप है। मैं उन्हें गुनाहगार साबित नहीं कर रहा हूं। और जैसे मैंने बताया, इनमें से तो एक इस कदर कलाकार थे कि वो अपने से 1/4 उम्र की लड़कियों के तस्वीरों पर जाके अनर्गल टिप्पणियां करते थे, एक निहायत ही वाहियात अंकल की तरह। इस तरह की बातें करते थे कि आपको और हमको मिलना चाहिए, कैसी हो डार्लिंग, इस तरह की बातें वो किया करते थे। कहने का अर्थ साफ है, इनमें से एक बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके पास छुपाने को कुछ है, जिनकी बाह सरकार मरोड़ सकती है, उनसे जो मर्जी करवा सकती है। और जैसे मैंने बताया, इनमें से अधिकतर तटस्थ नहीं है, न्यूट्रल नहीं है। ये लोग भाजपा या आरएसएस से जुड़े हुए हैं, कम से कम कांग्रेस ऐसा दावा कर रही है। और मैं आपके सामने एक एक करके वो नाम पेश करना चाहूंगा। कांग्रेस का आरोप है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं वो कुछ इस तरह से हैं: जस्टिस पीएन रविंद्रन, संजीव त्रिपाठी जो कि रॉ के पूर्व प्रमुख हैं, अय्यर कृष्ण राव जो कि पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं, भास्वती मुखर्जी पूर्व एम्बेसडर, टीपी सेन कुमार पूर्व डीजीपी केरला, निर्मल कौर पूर्व डीजीपी झारखंड, बीएच अनिल कुमार पूर्व चीफ सेक्रेटरी कर्नाटक, भास्कर राव फॉर्मर एडिशनल डीजीपी, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स और मेजर जनरल पीसी खरबंदा। कांग्रेस का यह आरोप है कि ये जो तमाम नाम हैं, दरअसल ये लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। अब मुझे बताइए दोस्तों, जिन 272 लोगों का नाम लेकर मीडिया ने राहुल गांधी पर प्रहार किया, क्या मीडिया ने इस बारे में पड़ताल की? सबसे बड़ी बात, क्या मीडिया ने यह बताया कि इनमें से कुछ लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं? तो ऐसे में इन शख्सियतों को हम न्यूट्रल कैसे बता सकते हैं, तटस्थ कैसे बता सकते हैं? स्वाभाविक सी बात है, इनमें से अधिकतर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर हैं
उनके एहसान तले दबे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, इनमें से कई लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं। मसलन कांग्रेस जो आरोप लगा रही है आपके स्क्रीन पर, अजीत डोभाल की विवेकानंद फाउंडेशन है, उनसे कौन कौन जुड़े हुए हैं आपकी स्क्रीन पर। प्रभाष शुक्ला जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं, विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। अनिल त्रिगुणनाथ जो कि पूर्व एम्बेसडर हैं, विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। अशोक मित्तल फॉर्मर आईटी कमिश्नर यानी इनकम टैक्स कमिश्नर, इंडिया फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल ध्रुव कटोच इंडिया फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र गुप्ता पूर्व एम्बेसडर हैं और आरएसएस से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद से जुड़े हुए हैं। उसी तरह से जस्टिस आदर्श कुमार गोयल अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद से जुड़े हुए हैं और जस्टिस हेमंत गुप्ता विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। वैसे क्या आपको ताज्जुब हो रहा है दोस्तों कि ये जो तमाम चेहरे हैं वो रिटायरमेंट के बाद भाजपा में चले गए, या इनमें से कई के खिलाफ भ्रष्टाचार के केसेस चल रहे हैं? अब जाहिर सी बात है, जब आप पर एजेंसीज की दबिश हो, उनका दबाव हो, तो आप तो नतमस्तक होंगे। तब आप सिर्फ राहुल गांधी पर प्रहार नहीं करेंगे, उनके बारे में आप शब्द भी कहेंगे, गाली गलौज भी करेंगे। जब आप इस तरह से फंसे हुए हैं तो मैं आपसे बार बार कहता हूं दोस्तों, इस सरकार के सवालों का जवाब देना, उससे मोर्चा लेना, उससे सवाल करना, यह तभी संभव है जब आपका दामन पाक साफ हो, जब आपकी अलमारियों में कोई खतरनाक राज ना हो, जब आप किसी भ्रष्टाचार के केस में ना फंसे हों। और यह बात मैं अपने निजी तजुर्बे से कह सकता हूं। आप में से कई लोग जानते हैं कि मुझे इनकम टैक्स ने परेशान किया है, ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एक एक दो बार परेशान किया है। मेरे घर में दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर सेल ने भी प्रवेश किया है। मेरे खिलाफ असम पुलिस ने देशद्रोह का केस किया है। गौतम अडानी ने मेरे खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस किया था। मगर आपको क्या लगता है, मैं अपने मंच पर आपके मुद्दे क्यों उठाते रहता हूं? आपको क्या लगता है कि मैं इस सरकार से सवाल क्यों करते रहता हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि ये तमाम केसेस सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए हैं। इनमें कोई जमीन नहीं है, इनमें कोई तर्क नहीं है। इसीलिए मैं बेबाकी से ये सवाल उठाता हूं और आगे भी उठाता रहूंगा। मगर ये जो तमाम चेहरे हैं जो राहुल गांधी पर प्रहार कर रहे हैं, या तो इनके पास कुछ छुपाने को है, या ये करप्शन केसेस में फंसे हैं, या फिर आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर इन महानुभावों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। जो लोग केसेस में फंसे हुए हैं, मैं उन्हें दोषी नहीं बता रहा हूं। मामले की जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। मगर मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं। बिहार चुनावों के बीच 10,000 रुपए की किस्त जारी की महिलाओं को, क्या आपके हिसाब से सही था? क्या यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था? क्या आपने इस मुद्दे पर सवाल उठाया? मैं इन 272 महानुभावों से एक और सवाल पूछना चाहता हूं। बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो पहले दिल्ली और हरियाणा में वोट दे चुके थे, वो बिहार में आके भी वोट दे रहे थे। ऐसा कैसे हो रहा था? क्या आपने इस पर चुनाव आयोग से सवाल उठाया? जब रंजन गोगोई रिटायरमेंट के तुरंत बाद एक यौन उत्पीड़न केस से बचने के लिए भाजपा की मदद से राज्यसभा पहुंच जाते हैं, तब आपने सवाल उठाया? जब अब्दुल नजीर जो हैं वो आंध्र प्रदेश के गवर्नर बना दिए जाते हैं बगैर कूलिंग ऑफ पीरियड के, तब आपने सवाल उठाया? जब जस्टिस शेखर यादव ने यह कहा कि देश में न्याय संविधान के हिसाब से नहीं बहुमत के हिसाब से चलेगा, तब आपने सवाल उठाया? क्या आपने जस्टिस अरुण मिश्रा पर सवाल किया जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे जस्टिस रहते हुए, जज रहते हुए? क्या आपने जस्टिस अशोक भूषण से सवाल किया जब उन्हें एनसीएलटी का प्रमुख बना दिया गया था? ऐसी ढेरों मिसालें हैं। बंगाल के एक जज हैं जो रिटायर हुए, चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लोकसभा में चले भी गए। ये वो जजेस हैं, ये वो व्यवस्था है। तो मुझे हैरत नहीं हो रही कि ये जो 272 लोग हैं ये भाजपा के सदस्य हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इनमें से कई लोग रिटायर हुए होंगे और काफी दिनों बाद ये लोग भाजपा या आरएसएस में शामिल हुए होंगे। मगर जिन जजेस का अभी मैंने जिक्र किया है, इनमें से कुछ लोग तो अभी भी काम कर रहे हैं और कुछ लोग रिटायरमेंट के तुरंत बाद भाजपा की गोद में जाके बैठ गए। कुछ ऐसे लोग हैं यानी कि पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़, जिन्होंने गणेश पूजा में
प्रधानमंत्री को बुलाया था, नेता विपक्ष को नहीं, प्रधानमंत्री को। तो इसलिए 272 अगर तटस्थ नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, तो मुझे हैरत नहीं होती है। ये न्यू इंडिया है, ये है संगोल युग। इसी न्यू इंडिया में देखिए ये हरकतें हो रही हैं और आप और हम आउटरेज करते हैं कि देखिए राहुल गांधी पर 272 शिक्षित, जाने माने, इज्जतदार लोगों ने हमला किया। और ये कौन से इज्जतदार लोग हैं? जो या तो अलग अलग केसेस में फंसे हुए हैं, या फिर अपने से 1/4 उम्र की लड़कियों पर अश्लील टिप्पणियां करते हैं, या फिर बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।